हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे यूपी बोर्ड में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 2018 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है और इससे भी पहले हमने कुछ वीडियोस में बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व किया था। उनको करने का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियोज को। इस वीडियो में हम कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। इस पेपर में हम उन्हीं प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो 30% रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन जो सिलेबस अब की बार कट चुका है उसके क्वेश्चन जो इस पेपर में आ चुके हैं या आए हुए हैं उनको छोड़ते हुए जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका खंड क्या है? सरल करना है 2 की घात 5 गुना 9 की घात 3 बटे 8 की घात 2 गुना 3 की घात 5। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इस 2 की घात 5 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। हमने 2 को 5 बार लिख दिया, फिर 9 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि 9 की घात 3 है, और बटे 8 को 2 बार लिखेंगे 8 गुना 8, और 3 को 5 बार लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। यहां 9 ही आएगा, ये गलती से मैंने यहां पर 3 लिख दिया है, यहां 9 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, और इस 3 से ये 3 कट गया, 3 तिया 9, इस 3 से ये 3 कट गया, और 3 तिया 9, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 2 कट गया, यहां 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो ऊपर बचा हमारे पास 3 और नीचे बचता है हमारे पास ओनली 2। तो इसका सरल रूप होगा 3/2। ये होगा इसका आंसर। पहले का खंड ख है, लोग आधार 3 729 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये इस साल सिलेबस में नहीं है। खंड ग में दिया है, एक समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 7 तथा 13वां पद 43 है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये पहले का खंड ग है। सबसे पहले हम यहां एक लाइन इस तरह से लिख देते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तब दिया है प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है हमें 7, 13वां पद यानी A13 ये दिया हुआ है 43। कहा है कि सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं यदि
हम जानते हैं, यदि को छोड़ देंगे भी, हम जानते हैं कि जो nवा पद होता है an, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए अगर हम बात करें 13वें पद की, तो ये होगा a13 इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a13 की वैल्यू हमारे पास 43 है, हम यहां 43 रख देंगे। a की वैल्यू 7 है, 13 में से 1 घटकर 12 आएगा और d को एज इट इज लिखेंगे। इस 12 को इधर लाकर घटा दीजिए, 43 माइनस 7 बराबर 12d हो जाएगा। 43 में से 7 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 36 बचेंगे, बराबर 12d, और d का मान आएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 आ जाएगी d की वैल्यू, और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका खंड घ है, सिद्ध कीजिए कि फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2। ये क्रमचय संचय से है और 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आने वाला नहीं है इस साल 2022 के एग्जाम में। तो इस पर वक्त बर्बाद न करते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो ट्रिग्नोमेट्री से है। चलिए देखिए इसको हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3 और मान ज्ञात कराया है a प्लस b का। तो देखिए हमें दिया है tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3। मान ज्ञात करना है a प्लस b का। यहां हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहां पर tan a प्लस b का। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम यहां पर वैल्यू रखेंगे tan a की 1/2 प्लस tan b की 1/3 और 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 5 और नीचे भी बचेगा 5, कट कर आ जाएगा 1। दैट मीन्स tan a प्लस b की वैल्यू हमें मिली 1, और हम इसको ऐसे लिख देंगे tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1 की जगह पर tan 45 रख रहे हैं। और जब हम इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम पाएंगे a प्लस b बराबर 45 डिग्री, और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें दिया हुआ है कोट a इक्वल्स टू 5/2। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। गिवन कोट a इक्वल्स टू 5/2, और यहां प्रतिबंध क्या दिया है कि ये जो a है वो 0 और 90 के बीच है, अर्थात ये न्यून कोण है। तो हमें मान ज्ञात करना है 5 कोस a प्लस 2 साइन a और अपॉन में
5 कोस ए माइनस 2 साइन ए। ठीक है, देखिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, या हमें कोट में चेंज करना है इस कोस को। ये करने के लिए हम इसके अंश और हर में साइन ए से भाग करेंगे। लिखते हैं अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर 5 कोस ए प्लस 2 साइन ए, इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए से। सिमिलरली 5 कोस ए माइनस 2 साइन ए, इसमें डिवाइड करेंगे साइन ए से। देखिए अब हमें ये क्या मिलेगा, ये साइन ए कोस ए के साथ भी जाएगा और साइन ए के साथ भी, अर्थात ये इस तरह लिखा जा सकता है 5 कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली यहां पर भी ये इसके साथ भी और उसके साथ भी, दोनों के साथ जाएगा 5 कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 2 साइन ए अपॉन साइन ए। अब हम देख सकते हैं साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो गया और कोस ए अपॉन साइन ए बन गया कोट ए। तो ये 5 कोट ए हो गया प्लस इधर से 2 बचा और अपॉन ये 5 कोट ए हो गया और इधर से -2 बचा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, कोट ए इक्वल्स टू 5/2, तो 5 इंटू 5/2 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 5/2 माइनस 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 5 की गुणा 5 में करा दीजिए, 25 हो जाएगा बटे 2 प्लस 2, और यहां भी 25/2 माइनस 2 हो जाएगा। 2 को एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम आने के बाद 25 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 4 हो जाएगा। और नीचे 2 एलसीएम लेने पर 2 दूनी 4, 25 माइनस 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 4 29 बन जाएंगे और 25 में से 4 घटेंगे तो 21 आएगा। 29/21 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है यदि कोस एक्स प्लस कोस एल्फा इक्वल्स टू कोस वाई तथा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू साइन एल्फा, तो दिखाइए कि tan x माइनस y/2 इक्वल्स टू कोट ए। चलिए देखिए इसका कैसे हम सॉल्यूशन देंगे। गिवन हो गया हमें कोस एक्स प्लस कोस एल्फा इक्वल्स टू वाई, कोस वाई, एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसको यहां ने लिखकर हम यही लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू साइन एल्फा। टू शो, हमें ये शो करना है कि tan x माइनस y/2 इक्वल्स टू कोट एल्फा। चलिए शुरू करते हैं। सिंस वी हैव, चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है, इसको हम चेंज करके इस तरह से लिखेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड में और इस टर्म को लेफ्ट हैंड में लाएंगे। हम लिख सकते हैं इसको कोस एक्स माइनस कोस वाई
इक्वल्स टू माइनस कोस एल्फा, लिख सकते हैं ना। चलिए अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूं उस फॉर्मूले को, कोस सी माइनस कोस डी। और ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस कोस एल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। पुनः चूंकि हमारे पास ये भी तो है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू साइन एल्फा, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो हम पाएंगे 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन एल्फा। इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे, ठीक है। अब जरा जो प्रूव करना है उसको देखिए। राइट हैंड साइड में कोट एल्फा है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहां कोस एल्फा है और यहां साइन एल्फा है। अगर हम इन दोनों को अपोन में रख दें, अर्थात फर्स्ट को सेकंड से भाग करा दें, तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर यहां आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। देखिए यहां 2 से 2 और साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 से साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस वाई बाई 2 और यहां देखिए कोस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कोट एल्फा। और यही तो है जो हमें प्रूव करना था। इट इज प्रूव्ड, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 क्रमचय संचय चैप्टर से है, इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गुणोत्तर श्रेणी से है, गुणोत्तर और समांतर श्रेणी से। ये तो सिलेबस में है इस साल, इसलिए इसको तो करना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। हमें दिया हुआ है कि वन अपॉन ए प्लस बी 1/2b 1/c प्लस बी, ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर 3 पद ए बी सी समांतर श्रेणी में हों तो उनके लिए क्या प्रतिबंध होता है कि बीच के पद का दुगुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। और फिर हमें इसमें सिद्ध ये करना है कि ए बी सी ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको ये प्रतिबंध भी पता होगा कि अगर 3 पद ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो उनके लिए क्या प्रतिबंध होता है, बीच के पद का स्क्वायर
यानी उसका वर्ग पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अब हम ये प्रतिबंध यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ बीच का पद है 1/2b, तो इसका दुगना हो जाएगा, इसको हम 2/2b लिख देंगे और पहले पद अर्थात 1/a प्लस b को जोड़ देंगे तीसरे पद यानी 1/c प्लस b में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/b आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, a प्लस b इंटू c प्लस b। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस b आ जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस b आ जाएगा। 1/b इक्वल्स टू, यहां देखिए b एंड b ऐड होकर 2b हो जाएगा और a प्लस c बच जाएगा अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहां से ac प्लस ab प्लस bc प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर तो ये हो जाएगा और ac प्लस ab प्लस bc प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, b की मल्टीप्लाई इन तीनों पदों के साथ करेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस bc। अब हम देख रहे हैं bc से bc कैंसिल, ab से ab कैंसिल, यहां बचेगा ac और यहां जो b स्क्वायर है इसको राइट हैंड में ले जाकर माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा ac इक्वल्स टू b स्क्वायर और इसको हम b स्क्वायर इक्वल्स टू ac लिख सकते हैं, जो कि प्रतिबंध है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। इट मीन्स कि a b एंड c गुणोत्तर श्रेणी में हो गए और यही हमें इसमें प्रूव करना था, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लोगरिथम चैप्टर से है, 30% रिड्यूस के अकॉर्डिंग इसको भी हमें छोड़ना है अभी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 2018 में भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन हमें यहां प्रूव करना है cos 55 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। इसका हम LHS अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये इसका LHS है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे LHS। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, यहां 1/2 हमें RHS लेकर आना है। देखिए कैसे करना है। इस cos 55 को आप कन्वर्ट करके 90 माइनस 35 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस इस cos 204 को आप 180 प्लस 24 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना। cos 300 को आप cos 270 प्लस 30 लिख दीजिए। cos 125 को आप cos 125 को cos 90 प्लस 35 लिख दीजिए और cos 24 को आप एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां साइन 35 डिग्री आ जाएगा प्लस का तो पता नहीं अभी आएगा भी कि नहीं, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला जाता है
और जहां पर कोस माइनस का होता है और 180 होने की वजह से चेंज नहीं होगा, तो इसलिए माइनस कोस 24 डिग्री ही लिखा जाएगा। और कोस 270 प्लस थीटा, ये चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, और चौथे चतुर्थांश में कोस किसका होता है, प्लस का होता है, और 270 होने की वजह से चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री। अब यहां देखिए कोस 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस माइनस का होता है और 90 होने की वजह से चेंज होगा, इसलिए माइनस साइन 35 आ जाएगा, और प्लस कोस 24 तो जो का त्यों लिखा जाएगा। अब हम देख रहे हैं साइन 35 से साइन 35 कट जाएगा, कोस 24 से कोस 24 कट जाएगा, और यहाँ साइन 30 बचेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यही इसका RHS भी है और आंसर भी है। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो सदैव बिंदुओं 7, 1, 0, 3 से बराबर दूरी पर चलता है। हमें नहीं पता अभी कि वो बिंदु कौन सा है, तो हम उस बिंदु को अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। माना अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट का मतलब है जो हमें चाहिए, अभीष्ट बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, तथा इसमें जो दो अन्य बिंदु ज्ञात हैं हमें, वो 7, 1, एक तो 7, 1 और एक 0, 3 है। इनको हम क्रम से A और B मान लेंगे, इसको A और इसको B मान लेंगे। अब चूंकि ये जो P है A व B से समान दूरी पर चलता है, समान दूरी पर चलता है, इसका मतलब P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जितनी PA दूरी है उतनी ही PB दूरी है। अब हमें यहां दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए दूरी सूत्र x2 माइनस x1 यानी x माइनस, यहां a के साथ देखना है इसको पहले जोड़कर, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फिर b के साथ जोड़ना है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस, यहां y आएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। और साथ ही साथ हम एक और काम यहां पर करेंगे कि ये जो होल स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं इनको हम खोलेंगे। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 7 यानी 14x हो जाएगा, प्लस यहां y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस 2 गुणा y गुणा 1 यानी माइनस 2y रह जाएगा यहां पर। यहां x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 दूनी 6y। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, 49 और एक 50 हो जाएंगे, और इस 9 को लेफ्ट हैंड में लाओगे, यहां 49 और एक 50, इस 9 को लेफ्ट हैंड में लाए तो ये माइनस का 9 हो जाएगा इधर आकर। यहां 14x है, जो का त्यों 14x लिखिए, यहां 2y है माइनस 2y, और इधर 6y है, लेफ्ट हैंड में लाएंगे
तो प्लस का 6y हो जाएगा इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 50 में से 9 घटा दीजिए, 41 बचेंगे माइनस 14x, और यहाँ 6 में से 2 घटा दीजिए, यहाँ प्लस 4y बचेंगे इक्वल्स टू 0। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 4y माइनस 14x प्लस 41 बराबर 0। ये जो समीकरण आया है ये उस बिंदु का बिंदु पथ है जो हमें दिया हुआ है, और इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक नदी 10 मीटर गहरी और 100 मीटर चौड़ी है, जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। प्रति सेकंड समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नदी की गहराई दी है। ज्यामिति, ठोस ज्यामिति चैप्टर से यह क्वेश्चन है, और गहराई को हम इसमें h से डिनोट करते हैं। ये 10 मीटर दी गई है। चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को हम b से डिनोट करते हैं, ये 100 मीटर दी गई है। अब जो पानी की गति है, पानी की चाल, ये हमें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। प्रति सेकंड समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। देखिए, हम बहती नदी का आयतन तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके जल को स्तंभों के रूप में बांट लेते हैं तो हम आसानी से उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यहां भी हम जल को स्तंभों के रूपों में बांटेंगे और हम देखेंगे कि 1 सेकंड में जो जल स्तंभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, और वो हमें कहां से मिलेगी, वो हमें यहां चाल से मिलेगी। ठीक है, हमें सेकंड और मीटर में, सेकंड में हमसे आयतन निकलवाया है, और मीटर में हमें यहां पर ऊपर यूनिट्स दी गई, यूनिट मीटर में दी गई है, और चौड़ाई और गहराई मीटर में है। तो इसलिए हमें इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 से इसको गुणा करना है, और भाग करना है किससे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 3600 से भाग करना है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। 10 से गुणा करा दीजिए, ये 45 हो जाएगा। 10 से गुणा करा कर बटे 36, 9 से काट दीजिए, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5/4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा पानी की चाल। अब ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जो जलस्तंभ बनेगा, जलस्तंभ की लंबाई ये हो जाएगी, इसको हम L से डिनोट करते हैं, ये 5/4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इस जल स्तंभ जो कि कैसा है, घनाभाकार है, जल स्तंभ का आयतन घनाभाकार है। इसका पता हमें कैसे चलता है, जब भी किसी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और गहराई होगी या ऊंचाई होगी, वो एक आयताकार ठोस होगा, अर्थात घनाभ होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H। L है हमारे पास 5/4, B है 100 और H है 10। 4 से 100 को काट देंगे, 25 आ जाएगा। 25 पंजे 125, और 10 से गुणा करेंगे तो 1250 घन मीटर। और यही वो पानी है जो 1 सेकंड में समुद्र में गिरता है। अब हो सकता है कि हमें आंसर लीटर में पूछ लिया जाए। लीटर में आंसर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1250 में हम 1000 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, और यहां लीटर लिख देंगे तो ये 12,50,000 आ जाएगा
इतने लीटर। और अंत में हम एक लाइन लिखेंगे, अतः 1 सेकंड में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन बराबर 12,50,000 लीटर। आई होप कि बेहतर ढंग से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्रमचय संचय से है, इसलिए इसको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1536 घन सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है। कैसे इसको करना है देखिए, आप पहले घन की एक भुजा मान लीजिए। माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 यानी a की घात 3 हो जाएगा। और घन का आयतन हमें दिया हुआ भी है, कितना है, दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ है। अब दिया है संपूर्ण पृष्ठ ये हमें दिया है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कि जब हमें घन की भुजा पता हो और संपूर्ण पृष्ठ लिखना हो, तो हम लिखते हैं 6a²। ये 1536 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे और उस a की वैल्यू को निकालकर इसमें रख देंगे, तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। a² इक्वल्स टू 1536 को 6 से भाग करा देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। a² बराबर 256 हो गया। और 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तुलना करें तो a बराबर 16 आ जाएगा। अब बात करें आयतन की, तो आयतन हो जाएगा a³ इक्वल्स टू 16³ इक्वल्स टू 256 इंटू 16। देखिए हमें क्या करना है, 16 की 16 में 3 बार गुना करनी है। तो अगर 16 की 16 में गुना करें तो 256 मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें 16 की गुना करा रहा हूं। 16 छक्के 96 हासिल 9 गए, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8 गए, 16 दूनी 32 और 8 40, ये आ जाएगा 4096 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 12 है। इसमें एक रेखा हमें दी गई है, इसका ग्राफ खींचना है और फिर निर्देशांक अक्ष और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आया हुआ है। देखिए रेखा दी गई है 3x प्लस 4y बराबर 12। इसका आलेख खींचने के लिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें एक टेबल बनाना है। इस टेबल में x और y के क्रम से दो मान, कम से कम दो मान लेने हैं। देखिए जब मैं x को 0 लूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 4y बराबर 12 आएगा। 4 से 12 को काट कर आएगा 3, अर्थात जब मैं x को 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह जब y को 0 ले लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा और 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12 4 आएगा। तो 2 बिंदु हमारे पास 0 3 और 4 0 हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना है। देखिए यहां निश्चित दूरियों पर हम मार्क करेंगे 1 2 3 4। ये सभी दूरियां समान होनी चाहिए।
एक एक सेंटीमीटर आप इनका अंतराल ले सकते हो। 1 2 3 4। पहला बिंदु 0 3 है, 0 3 ये वाला बिंदु होता है, और दूसरा बिंदु 4 0 है, 4 0 ये वाला बिंदु होता है। इनको मिलाकर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वो लाइन है जिसका हमें समीकरण दिया है 3x + 4y = 12। अब ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना है कि ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ जो त्रिभुज बना है वो कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां हम लिखेंगे अभीष्ट अक्षेत्रफल बराबर, इसको अगर हमने O कहा है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल लिखा जाएगा इसको। और किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार। आधार यहाँ क्या है, OA है, और ऊंचाई क्या है, OB है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया। OA की वैल्यू 4 यूनिट है तो हमने यहाँ 4 रखा, और OB की वैल्यू 3 यूनिट है, हमने यहाँ 3 रखा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट आंसर आ गया। 6 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2018 में भी आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। एक तो दिया है A -2 1, दूसरा बिंदु दिया है B 0 -1, तीसरा बिंदु दिया है C 2 1, और चौथा बिंदु दिया है D 0 3। हमें यहां सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग की परिभाषा क्या होती है। वर्ग की परिभाषा कहती है कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और दोनों विकर्ण समान होते हैं, वो वर्ग होता है। तो यहां पर हमें इसे वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं अर्थात AB, BC, CD और AD को बराबर दिखाना है, और इसके विकर्ण AC और BD को बराबर दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां जो सूत्र प्रयोग होगा वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग होगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस AB को फाइंड करेंगे। इसमें से पहले यानी x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए, -2 -0 का होल स्क्वायर, प्लस y निर्देशांक में से y निर्देशांक 1 माइनस, एक माइनस यहां पर है इसलिए प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहां -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां 1 और 1 2 और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जुड़कर √8 आएगा। फिर BC x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए तो 0 -2 का स्क्वायर आएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो -1 -1 का होल स्क्वायर आएगा। यहां 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहां -1 -1 जुड़कर -2 हो जाएंगे, और उसका स्क्वायर भी 4 ही होगा, और ये हो जाएगा √8। फिर CD है, CD को देखिए, 2 में से 0 को घटाएंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 - 3 का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ 2 है ओनली, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 में से 3 घटकर -2 आएंगे, -2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा, और ये √8 हो जाएगा। फिर हम CD के बाद AD फाइंड करेंगे, दूरी AD। इसके लिए हम -2 में से 0 को माइनस करेंगे, -2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहां भी 4 + 4 ही आएगा, और ये भी √8 हो जाएगा। तो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हमें विकर्णों को बराबर दिखाना है।
अब हम AC ज्ञात करेंगे। -2 -2 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 1 -1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां -2 जुड़कर -4 हो जाएंगे, -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और यहाँ 0 आएगा, 0 का वर्ग तो 0 होता है, और यहाँ 16 रह जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। BD फाइंड करेंगे। BD के लिए देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 में से 3 माइनस करेंगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ -1 - 3 -4 हो जाएंगे, और -4 का वर्ग 16 होगा, और वर्गमूल 16 का हो जाएगा 4। अब हम लिखेंगे, सिंस हमने यहाँ प्रूव किया AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड AC इक्वल्स टू BD, implies that A, B, C तथा D एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन 14 में हमें एक श्रेणी दी हुई है। श्रेणी दी है 7 + 7 77 + 777 प्लस, और कहां तक दी है, n पदों तक, n पदों तक, और हमसे कहा है कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें से 7 को कॉमन लेना है। 7 को कॉमन लेकर ये 1 + 1 1 + 1 1 1 n पदों तक इस तरह रह जाएगा। अब हम इसमें 9 से गुणा और 9 से भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे और 9 से भाग करेंगे। भाग हमने यहां कर दिया, गुणा हम अंदर करेंगे, 9 + 9 9 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो 999 आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, ये n पदों तक चलेगा। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें इस 9 को 9 ने लिखकर 10 - 1 लिखना है, फिर इस 99 को 99 ने लिखकर 100 - 1 लिखना है, इस 999 को 999 ने लिखकर 1000 - 1 लिखना है, और ऐसा हमें n पदों तक लिखना है। ठीक है, अब देखिए 7/9, हम यहां पर 10, 100 और 1000 को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, तो हम 10 + 100 + 1000 इनको तो अलग निकाल लेंगे n पदों तक, और यहां 1 1 1 सब में से घटता हुआ देख रहे हैं, तो हम माइनस कॉमन लेकर ये सभी जुड़ जाएंगे, तो हम यहां 1 को जोड़ते चले जाएंगे, और 1 कब तक जुड़ेगा, n पदों तक जुड़ेगा। सात बटे 9, देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 + 100 को 10 का स्क्वायर, 1000 को 10 का क्यूब, और ये n पदों तक होगा। ठीक है, और माइनस यहां 1 1 1 1 जुड़ता चला जा रहा है, कहां तक जुड़ रहा है, n पदों तक, तो सबको जोड़कर n ही आ जाएगा। अब ये एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई, यहां डैश लगेगा बीच में, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn होता है a × r⁻n - 1 अपॉन r - 1, जहां a प्रथम पद होता है और r सार्वनुपात होता है।
तो यहाँ प्रथम पद क्या है 10 है और सार्वनुपात भी क्या है 10 है, तो 7/9 ये बन जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है, और माइनस n आ जाएगा इसके साथ। अब ये 7/9 ये 10 इंटू 10 की घात n-1 और बटे में 9 आ जाएगा -n, या हम इस 7/9 की गुणा करा देंगे तो 10 सते 70 बटे 9 9 81 और 10 की घात n-1 आ जाएगा और -7n/9 आ जाएगा। ये इसका n पदों का योगफल होगा और इसका आंसर भी होगा। आई होप कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 15 को देखना है। अब क्वेश्चन 15 हमें कह रहा है एक श्रेणी दी गई है, एक टेबल दी गई है और इसमें हमें समांतर माध्य और माध्ययी का ज्ञात करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें आयु दी है वर्षों में और छात्रों की संख्या दी है, छात्रों की संख्या जो कि बारंबारता का काम कर रही है। आयु को x और छात्रों की संख्या को f मानकर हम आगे बढ़ेंगे। आयु दी है 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लास्ट वाली आयु है 17। छात्रों की संख्या दी गई है क्रम से 2, 4, 6, 10, 8, 7 और 4। देखिए हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इसका, इसीलिए हमें एक कॉलम f गुणा x के लिए रखना है और हमें इसमें माध्ययी का भी ज्ञात करनी है, इसलिए एक कॉलम संचयी बारंबारता CF के लिए रखना है। सबसे पहले हम इन बारंबारताओं को जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 6 12 और 10 22 और 8 30 और 7 37 और 4 41। अब हम इनकी गुणा कराते हैं। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 12 चौक 48, 13 छंग 78, 14 दशम 140, 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 112 और 17 चौका 68। अब हम इनको जोड़ देंगे। 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20 और 8 28 हासिल गए 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 7 15 और 4 19 और 2 21 और 1 22 और 6 28 हासिल गए 2, 3 4 5 588 हो जाएगा। चलिए अब हमें माध्ययी का ज्ञात करने के लिए छात्रों की संख्या जो हमें बारंबारता दी गई है उसको लेकर संचयी बारंबारता बनानी होगी। 2 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 और 7 37, 37 और 4 41। अब सबसे पहले हम समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। सिग्मा f गुणा x की वैल्यू 588 है और सिग्मा f की वैल्यू 41 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 41 एकम 41 चलेगा, आगे कितने बचेंगे 17 बचेंगे, ये 178 हो जाएगा। 178 को हम 41 से फिर भाग करेंगे, कितनी बार चलेगा 40 दूनी 80, 40 दिया 120,
4 बार चल जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब कितने बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ एक दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 तिया 12, तो लगभग 14.3 इसका समांतर माध्य आएगा। माध्यिका का ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या n को देखें। पदों की संख्या n है 41, और 41 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग होगा, n+1/2वें पद का मान, यानी यहाँ 41 + 1/2वां पद आ जाएगा, यानी 42/2, और 42/2 का मतलब है 21वां पद। अब हम देखेंगे 21वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, 22 के अंतर्गत, और 22 का पदमान क्या है, 14 है, तो 22 का पदमान जो 14 है ये माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें समांतर माध्य और मानक विचलन ज्ञात करने को बोला है। देखिए, इसमें हम ओनली समांतर माध्य ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि मानक विचलन इस साल सिलेबस में नहीं है, तो हमें मानक विचलन ज्ञात करके यहाँ हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और इस साल पेपर में मानक विचलन और माध्य विचलन जो ये होते हैं और प्रसरण गुणांक, इनकी जगह समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन ही आएंगे। यानी ये जो सांख्यिकीय माध्य चैप्टर है, इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहां हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इसलिए हम एक कॉलम छोड़ेंगे मध्यमानों के लिए, x के लिए। अब हम लिखेंगे बारंबारता, यानी f, और फिर हम इसको किस विधि से करने वाले हैं, सोपानी विचलन विधि से। तो d की वैल्यू जो x - a से निकलती है, एक कॉलम इसके लिए रखेंगे, और लास्ट में एक कॉलम बारंबारताओं के साथ विचलन की गुणा, यानी f गुणा d के लिए रखेंगे। बारंबारताओं को लिखते जाते हैं। 4 दी हुई है, 4 के बाद 2 दिया हुआ है, 2 के बाद फिर 4 दिया हुआ है, 4 के बाद फिर 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 5 है, और लास्ट वाली बारंबारता 3 है। एक रो हम टोटल के लिए रख लेते हैं, योग के लिए रख लेते हैं। मध्यमान देखिए, 0 और 10 को जोड़िए, 2 से भाग करिए तो 5 आएगा, 20 और 10 को जोड़िए 30 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 15 आएंगे। 5 और 15 में 10 का अंतर है, इसलिए 10 का अंतर आगे कर दीजिए, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, और फिर 10 का अंतर कर दीजिए। अब हमें सबसे पहले यहां कल्पित माध्य को मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य a का मान हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास यहाँ कुल वर्ग अंतराल और उनके मध्यमान। तो इनमें से बीच में 2 आएंगे, 2 में से जो बड़ा है अर्थात 35, इसको हम a मान लेंगे। तो कल्पित माध्य हमने 35 को मान लिया है। अब सब में से इस 35 को घटाएंगे, 5 में से 35 घटाएंगे -30 आएगा, 15 में से घटाएंगे -20 आएगा, 25 में से घटाएंगे -10 आएगा, और 35 में से 35 को ही घटाकर 0 आएगा, फिर 45 में से घटाकर 10 और 55 में से घटाकर 20 आएगा।
अब हम बारंबारताओं के साथ इनकी गुणा कराते हैं। 3 चौक 12 माइनस 120 हो जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 माइनस 40 हो जाएगा, फिर 0 50 और 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ लेते हैं इन सबको। 120 और 40 160 और 40 200 माइनस 200 हो गए और प्लस के हो जाएंगे 110, तो घटकर माइनस 90 बचेगा, यानी यहां जाएगा माइनस 90। सारी बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 और 5 21 और 3 24 आ जाएगा। अब समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। ए प्लस माइनस 90 बटे 24 हो जाएगा। 24 से इसको डिवाइड करेंगे। 24 दिया, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। 2 से डिवाइड करने पे ये 45 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब 12 से इसको काटते हैं। 12 तिया 36, आगे बच जाएंगे 9, 12 सत्ते 84। अब 90 में से 84 घटेंगे तो बचेंगे 6, 12 पंजे 60, यानी ये आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने रखी नहीं, ए की वैल्यू भी रख दीजिए। 35 है ए की वैल्यू, और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 35 माइनस 3.75 होगा। घटाएंगे इसको। 35.00 में से 3.75 घटाएंगे। 10 में से 5 घटेंगे, 5 बचेंगे। 9 में से 7 घटेंगे, 2 बचेंगे। और 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, यानी 31.25 बचेंगे। 31.25 ये इसका आंसर होगा, अर्थात इसका समांतर माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मानक विचलन और प्रसरण गुणांक पूछा है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 2020 के पेपर को सोल्व करने के लिए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।